बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इसमें MCQs है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। तो पहले पार्ट में जो है क्या कह रहे हैं कि इफ़ 7a माइनस 5b 3c माइनस 1 और 2 यानी 2/2 डिटरमिन गिवन है विच इज़ इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। आपको फिर 4 ऑप्शंस गिवन है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो 2/2 डिटरमिनेंट है ना, ये तो इंतहाई आसान है। हमें ऑलरेडी पता है कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है और दरमियान में माइनस लगाना होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके साथ देख ले। 7a माइनस 5b को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 7 जब 14 बनाएगा ना, और 2 जब 5b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे आएगा 10b। ठीक है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे, फिर -1 जब 3c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3c आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व कर ले। 14a माइनस 10b माइनस इंटू माइनस प्लस 3c इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देख लें। 14a और ये प्लस 3c को छोड़ दें, और ये चूंकि b के साथ नेगेटिव कोफिशिएंट है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर ले, तो ये बन जाएगा 10b, बन जाएगा 10b। तो 14a प्लस 3c इक्वल टू 10b, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा ऑप्शन है इसमें, अगर आप बुक में देख ले तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, सेकंड MCQs की तरफ देख लें। क्या कह रहे हैं कि इफ़ ए इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। मतलब ए कोई एलिमेंट है 1 1 उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करे कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसी तरीके से ये देख ले थर्ड रो थर्ड कॉलम में है। एंड Aij इज द कोफैक्टर ऑफ Aij इन मैट्रिक्स A, देन द वैल्यू ऑफ A डिटरमिन इज गिवन बाय। बेसिकली A डिटरमिन की डिफिनीशन ये है ना कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट एंड इट्स कोफैक्टर। आपको अगर ये मैट्रिक्स गिवन है तो आपकी अपनी मर्जी है, किसी भी रो या कॉलम को आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसको उसके ज़रिए आप इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर सकते हैं ना। एक्सपेंडिंग बाय रो 1 भी ले सकते हैं, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, जो भी आप लेना चाहते हैं। तरीक़ेकार ये होता है कि उस वो एलिमेंट आपने लेना होगा और उसी के रिस्पेक्ट में आपने कोफैक्टर लेना होता है। अगर मैं एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करूंगा तो A11 के साथ मुझे कोफैक्टर A11 लगाना होगा, प्लस A12 के साथ कोफैक्टर A12 लगाना होगा, A13 के साथ कोफैक्टर हमें A13 लगाना होगा। तो जो एलिमेंट होगा उसी के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर भी आता है। यहाँ पर ऑप्शन ए में देख ले A11 एलिमेंट फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम से लिया गया है, लेकिन कोफैक्टर को देख ले A31 है, तो ये गलत है, ये डिफिनीशन ऑफ डिटरमिनेंट को ओबे नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, दूसरे को देख ले। A11 है, A11 ये ठीक है, A12 है, लेकिन यहाँ पर कोफैक्टर A21 का लिया गया है, लेकिन एलिमेंट देख ले, एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, लेकिन कोफैक्टर किसका है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है, इसलिए ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। थर्ड ऑप्शन को देख ले, A21 है लेकिन कोफैक्टर A11 का लिया गया है, इसलिए ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। जो एलिमेंट होगा कोफैक्टर भी वही होना चाहिए, उसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख ले ऑप्शन डी में A11 है, A11 कोफैक्टर लिया गया है, प्लस A21 है तो A21 लिया गया है, A31 है और A31 कोफैक्टर लिया गया है, तो यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट MCQs में कह रहे हैं कि इफ़ A इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है अल्फ़ा 2 2 अल्फ़ा एंड A क्यूब का डिटरमिनेंट 125 है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़, हमें अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड करना होगा। सो यहाँ पर इसका हिंट ये है ना कि आपने करना क्या है कि वी नो दैट A पावर n का डिटरमिनेंट ये इक्वल होता है A डिटरमिनेंट का होल पावर n के बराबर होता है। आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A n, यहाँ पर क्या गिवन है, क्यूब गिवन है, तो हम यहाँ पर क्यूब ले लेते हैं। ए क्यूब का डिटरमिनेंट ये इक्वल हो जाएगा ए डिटरमिनेंट का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ए क्यूब का डिटरमिनेंट की वैल्यू 125 है, तो यहाँ पर हम 125 ले लेते हैं,
और ए डिटरमिनेंट या ए मैट्रिक्स तो गिवन है ना, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख ले तो ये बनेगा अल्फ़ा 2 2 अल्फ़ा। सर इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। अब 125 को क्या मैं क्यूब फॉर्म में लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप 5 क्यूब लिख सकते हैं बिकॉज 5 क्यूब से वापस 125 आ रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा 2 2 अल्फ़ा का क्यूब हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पर भी क्यूब है और राइट हैंड साइड पर भी क्यूब है तो ये क्यूब इस क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 5 रह जाएगा और राइट हैंड साइड में देख ले डिटरमिनेंट है ना, 2/2 डिटरमिनेंट है, इसको आप डिटरमिनेंट को ले ले यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले और दरमियान में माइनस लगा दे। अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा स्क्वायर बनाएगा, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें 5 -4 है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर ले तो +4 बन जाएगा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9। हमें तो अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, हमें ये स्क्वायर नहीं चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बन जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू +-3 बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 9 +-3 के बराबर होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहे हैं कि इफ़ ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 47 देन फाइंड ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट फाइंड कर ले। ठीक है, सो वी नो दैट अगर आप ए डिटरमिनेंट लेना चाहते हैं या ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लेना चाहते हैं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ए डिटरमिनेंट 47 है तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वो भी क्या होगा? वो भी 47 ही आएगा। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहे हैं कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5 देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ 15a वेयर a इज ऑफ ऑर्डर 2/2। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर 2 है और डिटरमिनेंट 5 के बराबर है, हमें 15a डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सो वी नो दैट हिंट इसका ये कि के ए का डिटरमिनेंट ये बराबर होते हैं के पावर n ए डिटरमिनेंट के इक्वल होते हैं। सर ये n क्या है? वेयर ये n जो है n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ये ऑर्डर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लें के ए डिटरमिनेंट है ना, तो हमें 15a डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15a डिटरमिनेंट को हमें फाइंड करना है के पावर n। के क्या है? हमारे पास 15 है, n का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या गिवन है? 2/2 यानी 2 इसका ऑर्डर है। और ए डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ए डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ रहा है? देख ले, डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 है ना, तो ए डिटरमिनेंट की जगह पर मैंने क्या पुट कर लिया? 5 पुट कर लिया। तो 15a डिटरमिनेंट ये इक्वल हो जाएगा 15 का स्क्वायर ले ले, 5 के साथ आप मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1125 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट एमसीक्यूज है, कह रहे कि इफ a इक्वल टू 3003 देन फाइंड a पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, a पावर n फाइंड करना है। ठीक है, तो a मैट्रिक्स जो है इसकी वैल्यू है वो है 3003। अच्छा, हम क्या करेंगे कि इस a मैट्रिक्स से आपने 3 को कॉमन लेना है, तो जब 3 को कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा 1001 बन जाएगा। ठीक है, अब ये a मैट्रिक्स है और हमें क्या चाहिए? a पावर n। तो क्या करेंगे? टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड करेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड पर भी पावर n ले ले और आपने राइट हैंड साइड पर भी पावर n लेना होगा। 1001 है, यहाँ पर भी आप होल पावर n ले ले, तो इससे क्या आ जाएगा? देख ले, a पावर n इक्वल टू होल पावर है तो अलग अलग पावर लिख सकते हैं। ये n जो है इस 3 पर भी है और इस मैट्रिक्स पर भी है, तो आप अलग अलग लगा दे। 3 पावर n एंड 1001 का होल पावर n बन जाएगा। ठीक है, सो a पावर n इक्वल टू 3 पावर n। ये कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर जो भी पावर आ जाए, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, उससे वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। जिस तरह रियल नंबर में आइडेंटिटी 1 होती है, ठीक है ना, तो 1 के ऊपर जो भी पावर ले ले उससे वापस 1 आता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से मैट्रिक्स में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1001, इसका जो भी पावर लेंगे इससे वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, 1001 ही इससे आएगा। ठीक है,
तो मतलब इसका ये हुआ कि a पावर n का आंसर क्या है 3 पावर n 1001। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज 2 में कंप्लीट हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम MCQs की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।